हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 53। नवीन का घर मुंबई। वंश के मुंह से मेघना के लिए मॉम सुनकर निशी और पूर्वी हैरान रह गई। उससे भी ज्यादा हैरानी निशी और पूर्वी को तब हुई जब वंश ने मेघना को होने वाली सास कहा। मेघना ने सुना तो हैरानी से वंश की तरफ पलटकर उसका ललाट छूकर कहा, वंश, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या आप मुझे अपने हाथों से बनी कॉफी पिलाएंगी? वंश ने मेघना के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। वंश मेघना को बदला बदला नजर आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए हामी में गर्दन हिलाई और निशी पूर्वी से कहा, बेटा तुम लोग कुछ लेना चाहोगी? चाय, कॉफी? वैसे मैंने तुम सबके लिए सैंडविच बनाया है। निशी ने सुना, वो तो अभी तक सदमे में ही थी, इसलिए पूर्वी ने कहा, हाँ आंटी, मुझे भी सैंडविच के साथ आपके हाथों से बनी कॉफी चाहिए। मेघना वहां से चली गई। वंश ने पूर्वी की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों इतना खाती हो, वो जाता कहाँ है? मैं एक्स्ट्रा ब्रेड भी खा लूं तो जिम में एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है। निशी ने सुना तो वंश के पास आई और गुस्से से कहा, तुमने मॉम से क्या कहा? यही कि क्या आप मुझे अपने हाथों से बनी कॉफी पिलाएंगी? वंश ने कहा। उससे पहले क्या कहा? निशी ने वंश पर झुकते हुए कहा, ये कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। वंश ने मासूमियत से कहा, ये नहीं, इससे पहले क्या कहा जब तुम अंदर आए थे? निशी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने क्या कहा? वंश ने असमझ की स्थिति में कहा, तुमने उन्हें मॉम कहा और फिर तुमने कहा कि वो तुम्हारी होने वाली सास है। निशी ने वंश को घूर कर कहा और पीछे हटी। वंश ने चैन की सांस ली और कहा, हाँ तो मैंने क्या गलत कहा? अब मैं उन्हें सीधा सीधा सास तो नहीं बोल सकता ना, बिकॉज अभी हमारी शादी नहीं हुई है। निशी ने देखा ये कहते हुए वंश शर्मा रहा है और अपने नाखून चबा रहा है। पूर्वी ने वंश को शर्माते देखा तो खुश होकर कहा, ओह ये कितना इनोसेंट है निशी। निशी ने सुना तो पूर्वी की तरफ पलटी और कहा, इनोसेंट? और ये तुम अभी से ठीक से जानती नहीं हो पूर्वी, ये एक नंबर का। निशी आगे कुछ कहती इससे पहले वंश ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ किया और अपने करीब करके कहा, अगर तुमने मुझे फ्लर्टी कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। निशी ने सुना तो उसकी आंखों में गुस्से के भाव झिलमिलाए और उसने कहा, तुम कितने बदतमीज हो। सिर्फ तुम्हें लगता है, वरना अपनी दोस्त से पूछो मैं कितना प्यारा और मासूम लड़का हूं। वंश ने निशी से दूर हटकर सोफे पर बैठते हुए कहा। मेघना उन तीनों के लिए सैंडविच ले आई। मेघना के आने से निशी चुप हो गई। वह नहीं चाहती थी कि वंश मेघना के सामने कुछ और बकवास करे। मेघना उन तीनों के पास आ बैठी और चारों मिलकर सैंडविच खाने लगे। निशी वंश के सामने बैठी थी और मेघना साइड सोफे पर, लेकिन पूर्वी वंश के बगल में बैठी थी। सैंडविच खाते हुए पूर्वी की नजर वंश की गर्दन पर बने निशान पर गई तो उसने आंखें हैरानी से फैल गई। वंश ने पूर्वी को अपनी ओर देखते पाया तो अपनी भवें उचकाई। पूर्वी ने अपनी उंगली अपनी गर्दन पर लगाकर वंश से इशारों इशारों में सवाल किया। वंश को जैसे ही समझ आया उसने अपनी टी शर्ट को सही किया और ना में गर्दन हिला दी। पूर्वी उसे घूरने लगी, लेकिन मेघना के सामने कुछ नहीं कहा। निशी अपनी प्लेट उठाकर किचन से कुछ लेने चली गई और फोन बजने की वजह से मेघना को भी उठकर जाना पड़ा। वंश और पूर्वी दोनों अकेले थे, इसलिए पूर्वी ने वंश को घूरते हुए कहा, क्या तुम मेरी दोस्त को धोखा दे रहे हो? पूर्वी को गुस्से में देखकर वंश तो डर ही गया और कहा, मैं उसे धोखा क्यों दूंगा? तो तुम्हारी गर्दन पर यह लव बाइट कैसे आया? पूर्वी ने पूछा। ये तो मुझे किसी जानवर ने काट लिया। वंश ने पूर्वी से नजरें बचाते हुए कहा, अच्छा तुम्हें मैं छोटी बच्ची दिखती हूँ? आई हैव अ बॉयफ्रेंड और मुझे पता है कि ये लव बाइट ही है। अब बताओ किसने दिया तुम्हें? पूर्वी ने वंश की बाह पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहा, मुझे शर्म आ रही है, तुम अपनी दोस्त से क्यों नहीं पूछ लेती? वंश ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा और वहां से भाग गया। उसने अपना बैग उठाया, पीठ पर टांगा, सूटकेस का हैंडल पकड़ा और प्लेट में रखा आखिरी सैंडविच लेकर खाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। निशी अपनी प्लेट में चिप्स और सॉस लेकर आई थी और पूर्वी के बगल में बैठते हुए कहा, ये कहाँ गया? उसे छोड़ो निशी मैडम, तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है? पूर्वी ने निशी को ताना मारते हुए कहा। क्या हुआ?
निशी ने चिप्स खाते हुए कहा। सबके सामने तुम बेचारे वंश पर चिल्लाती हो, गुस्सा करती हो, उससे झगड़ती रहती हो और अकेले में उसे लव बाइट देती हो, ये सब क्या है? पूर्वी ने कहा तो निशी के होंठों के बीच रखा चिप्स वहीं रह गया और उसका हाथ रुक गया। उसकी पूर्वी से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हुई और उसने उठते हुए कहा, मैं अभी आई। शिवम का घर बनारस। सारिका के जाने के बाद शिवम को घर काफी सूना सूना लग रहा था, लेकिन वह सारिका के लिए खुश भी था। उसके और उसके परिवार के लिए सारिका ने अपना बिजनेस, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी सब छोड़ दी थी। अब शिवम का फर्ज बनता था सारिका को वही सब वापस देने का, और इसकी शुरुआत वह कर चुका था सारिका को मुंबई भेजकर। अब बस उसे सारिका को उसी पुराने अंदाज में देखने का इंतजार था। शिवम अपने कमरे में था। आज बनारस में युवा नेता इलेक्शन को लेकर वोटिंग होनी थी और शिवम को वहीं जाना था। हमेशा सारिका उसके कपड़े प्रेस किया करती थी जब शिवम को बाहर जाना होता था। ऐसा नहीं था कि घर में काम करने वाले लोग नहीं थे, पर आज भी शिवम के कुछ कामों पर सारिका सिर्फ अपना हक समझती थी। अब सारिका तो थी नहीं, इसलिए शिवम को खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने पड़े। कमरे में बैठा शिवम अपने सफेद कुर्ते को प्रेस कर रहा था। आई और बाबा पहले ही मुरारी के घर से चले गए थे, क्योंकि उन्हें भी अपने प्यारे मुन्ना के लिए वोट करना था। शिवम ने कपड़े पहने, बाल बनाए, अपनी बड़ी हुई दाढ़ी और मूंछों को जमाया और हाथ में घड़ी पहनकर अपना जरूरी सामान लेकर कमरे से बाहर निकल गया। शिवम घर से बाहर आया। उसने भोला से घर का ध्यान रखने को कहा और गाड़ी लेकर सीधा पार्टी हाउस के लिए निकल गया। जब मुरारी राजनीति में था तब शिवम ने कभी राजनीति के कामों में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन मुन्ना पहली बार राजनीति में आ रहा था और शिवम का इस बात से भी दिल खुश था और मुन्ना के लिए चिंतित भी कि कहीं मुन्ना बुरी साजिशों का शिकार ना हो जाए। मुरारी का घर बनारस। मुरारी और आई को नाचते गाते देखकर बाबा ने कहा, अरे बस करा मुरारी, आज इलेक्शन है और तुम दोनों मुन्ना को हिम्मत देने के बजाय नौटंकी कर रहे हो। शादी माँ अभी बकत है, तब खूब नाचना गाना, फिलहाल मुन्ना पर ध्यान दो। मुरारी ने सुना तो मुन्ना की तरफ पलटा और कहा, अरे उसकी चिंता नहीं है बाबा, जे इलेक्शन हमारा मुन्ना ही जीते हैं। बस आप कल मुन्ना को पार्टी हाउस से धूमधाम से लाने की तैयारी करो। वो तो करेंगे ही, पर मुन्ना के साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, बाबा ने कहा। बाबा शेर का बच्चा है, अकेला काफी है, झुंड में तो सुअर रहते हैं, मुरारी ने कहा। राजनीति छोड़ दे पर तेवर नहीं बदले तुम्हारे मुरारी, अब का मुन्ना को भी अपने जैसा बनाओगे? इस बार आई ने कहा। बनाने की क्या जरूरत है? जब मुन्ना बाहर से शांत और मासूम लगता है, अंदर कितना उत्पात भरा है जे हम उरात ही समझ गए थे जब किसना से कहकर हमारी बोतलों में सेब का रस भरवाया गया था। मुरारी ने कनखियों से मुन्ना को देखकर कहा। मुन्ना समझ गया कि यहां से निकलने में ही उसकी भलाई है। उसने आई बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद दीजिए कहा। विजयी भवा, बाबा ने कहा, और आई ने मुन्ना के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसका ललाट चूमकर कहा, जोन रास्ता तुम चुने हो ना मुन्ना, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अपने बनारस के साथ कब वो गद्दारी नहीं करना, अपनी नेकी पर बने रहना और ईमानदारी से काम करना। सफलता और तरक्की तुम्हारे कदम चूमी है। मुन्ना मुस्कुराया और कहा, हम आपकी बात हमेशा याद रखेंगे आई। मुन्ना मुरारी की तरफ पलटा और जैसे ही पैर छूने को हुआ, मुरारी ने उसकी बाहों को थामकर कहा, आज से हम फिर से बनारस में अपनी छाती चौड़ी करके निकलेंगे मुन्ना। तुमको राजनीति में काम करते देखकर हम इट्ठो बार फिर से अपनी जवानी जिएंगे। तुम तो कब्बो ना कहे किसी से भी कि पापा विधायक है हमारे, पर हम साला खुशी खुशी कहेंगे कि बिटवा विधायक है हमारा। खुश रहो और जीत कर आना। कहते कहते मुरारी की आंखों में नमी तैर गई। उसने भले ही खुद को राजनीति से दूर कर दिया हो, लेकिन आज भी उसकी कमी मुरारी को खटकती थी और वह कमी अब मुन्ना पूरी करने वाला था। मुन्ना का दिल किया कि वह अपने पापा को गले लगा ले, लेकिन लड़कों के लिए ये इतना आसान कहाँ होता है। मुन्ना बस इतना ही कह पाया, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे पापा। मुरारी मुस्कुराया और कहा, अब जाओ, आई बाबा से तुम्हारी शादी को लेकर थोड़ा बतिया लें, उसके बाद हम आते हैं पार्टी हाउस। मुन्ना ने कहा और अनु की तरफ आकर उसके पैर छुए और वहां से निकल गया। बाहर आया तो देखा रमेश कुछ लड़कों के साथ बाहर खड़ा मुन्ना का ही इंतजार कर रहा है। मुन्ना को देखते ही उसने नारे लगाने शुरू कर दिए, मुन्ना भैया। साथ खड़े लड़कों ने एक साथ कहा, जिंदाबाद
मुन्ना ने हाथ से इशारा कर उन्हें रुकने को कहा तो रमेश उसके पास आया और खुशी भरे स्वर में कहा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं मुन्ना भैया, बाहर लड़के बाइकों और गाड़ियों पर सवार है, आपके लिए भी जो स्पेशल थार लेकर आए हैं, आइए। हम इस गाड़ी से नहीं रमेश, उस जीप से आएंगे। मुन्ना ने कुछ दूर खड़ी मुरारी की जीप की तरफ इशारा करके कहा, जिसे कृष्णा चमका चुका था। रमेश ने हामी में गर्दन हिला दी और मुन्ना के साथ जीप की तरफ बढ़ गया। मुन्ना जीप में आ बैठा और रमेश ड्राइवर सीट पर। बाकी लड़के जीप में पीछे खड़े हो गए। जीप मुन्ना के घर से निकली तो मुन्ना ने रमेश से पार्टी हाउस के बजाय दूसरे पते पर चलने को कहा। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब वह मुन्ना के लिए काम जो करने लगा था, इसलिए उसे मुन्ना का ऑर्डर मानना पड़ा और जीप उस तरफ दौड़ा दी जिधर मुन्ना चाहता था। हेलो, हाँ राजन भैया, हम बात कर रहे हैं। भूषण, आज इलेक्शन है, हमने आपसे कहा था कि आज के दिन आप हमारे साथ रहेंगे तो थोड़ी हिम्मत मिलेगी। आप आ रहे हैं ना भैया? भूषण ने फोन कान से लगाए कहा और अपने घर से बाहर चला आया। तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भूषण? आज का चुनाव जिंदगी भर याद रही है तो का। तुम वो पार्टी हाउस पहुंचो, हम वहीं मिलते हैं तुमको, राजन ने कहा। अरे भैया, जे कह के ना दिल खुश कर दिया आपने। अब तो समझो हमारी जीत पक्की और वो मुन्ना का खेल भी खत्म, भूषण ने कहा। खेल तो अभी शुरू हुआ है भूषणवा, बस देखते जाओ आगे आगे होता है का, राजन ने कहा और फोन काट दिया। राजन भूषण के साथ है ये जानकर भूषण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जीप में आकर बैठा और लड़कों से कहा, चलो बे, जीप पार्टी हाउस की तरफ घुमाए लो। भैया, हमारे पास एक खबर आई है, वो मुन्ना ना वो भेलूपुर की तरफ से होकर आ रहे हैं। अगर आज मुन्ना भैया पार्टी हाउस पहुंचे ही ना तो जे इलेक्शन जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लड़के ने कहा। भूषण ने सुना तो उसकी आंखें चमक उठी और होठों पर मुस्कान तैर गई। तो फिर जीप भेलूपुर की तरफ घुमाए लो। कहा है कि युवा नेता बनने के बाद हम अपने हाथ गंदे करने नहीं चाहते। भूषण अपने लड़कों के साथ भेलूपुर की तरफ निकल गया और मुन्ना भी अपने लड़कों के साथ उसी रास्ते से पार्टी हाउस की तरफ आ रहा था। एक पल ऐसा आया जब मुन्ना और भूषण की जीप आमने सामने आकर रुकी। मुन्ना जीप की आगे वाली सीट पर बैठा था और रमेश लड़कों के साथ पीछे खड़ा था, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठे लड़के को जब भूषण ने देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों में बेचैनी के भाव तैरने लगे। मुन्ना के बगल में ड्राइवर सीट पर बैठा लड़का कोई और नहीं बल्कि राजन यादव था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 53। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे साथ। एंड हाँ, आज मेरे एक प्यारे से लिसनर कुश राघवानी का जन्मदिन है, तो मैं उन्हें इस अच्छे और खास मौके पर बधाइयाँ देते हुए ये कहना चाहूँगी कि डियर कुश, महादेव आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अगर आप लोग भी चाहें तो कुश राघवानी को जन्मदिन की मुबारकबाद दे सकते हैं, वो आपके कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे और बहुत खुश होंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।